हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज मस्ट बी हैप्पी एंड वेल। सो जल्दी से हम आते हैं अपने इस सेगमेंट में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि एओ की जो तैयारी आप कर रहे हो, या फिर सीडीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो, एओ मेंस की तैयारी करो, या फिर बीपीएससी 67th मेंस की अगर आप तैयारी करो। बिकॉज जब भी आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाती है कि हाँ, यू आर सिक्योरिंग दैट मच मार्क्स, जिससे कि आप क्या करोगे कि सेल कर जाओगे इस एग्जामिनेशन को, तो आपने क्या करनी है कि बस आपने अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। दैट्स द ओनली थिंग। बिकॉज आपको उसके बाद फिर वक्त नहीं मिलेंगे। आई वुड जस्ट से, बिकॉज आपके पास 2 महीने के करीब का वक्त मिलेगा या फिर उससे भी कम। और आपने GS1 GS2 एंड साथ साथ आपके जो भी ऑप्शनल हैं, फिर उसके बाद आप स्टैट्स की तैयारी कैसे उसमें करोगे, स्टैटिस्टिक्स उसमें आप करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करोगे। देन आपने लिखना की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मॉक देते हो तो फिर आप भूल ही जाओ कि आप कुछ कर पाओगे। सो आपने जब भी आपने सिक्योर कर लिया है, और मोस्ट लाइक अगर आप 90 के प्लस या फिर 90 के करीब ला रहे हो जनरल होकर के, अगर आप, तो आप कम से कम ये चीज़ की तैयारी आप करने शुरू कर दो। एओ में या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन जो बिहार के हैं वहाँ पे 90 के करीब अगर आप लाना, दैट इज क्वाइट गुड जनरल के लिए। तो आप वहाँ पर ला रहे हो, सो दैट्स ओके। और अगर आप उतने लाने के बावजूद अगर आप नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक। आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। सो आपने क्या करनी है कि बस प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो मैं आपको बताने जाऊँगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। और आप यहाँ पर मेरे मार्क्स देख सकते हो, दैट इज ऑफ GS1। मतलब कि जो मेरे GS1 थे, आपके भी GS1 इसी तरह के होंगे, चाहे वो CDPO के कर रहे हो, 67th मेंस की कर रहे हो, या फिर आपके एओ मेंस की कर रहे हो। मैंने सबका सिलेबस देखा है, मैं आपको अभी सिलेबस भी दिखा करके बताऊंगा, चिंता मत करें। और दूसरी बात है कि हम GS1 GS2 एंड ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। हालांकि ऑप्शनल आपके पास आपके ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या आपके ऑप्शनल्स हैं, एक बार देख लें आप उसको। तो ये रहे आपके ऑप्शनल्स, जिसमें कि आपकी जनरल हिंदी आएंगी। वो भी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा अपना वाला, कि उसमें उसमें 16 क्वेश्चन आते थे। आप में भी मोस्ट लाइकली उतने ही आएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, जिसको आप मात्र पास कर सकते हो। दैट इज ओनली। एंड अनदर थिंग इज द जनरल स्टडीज। सो जनरल स्टडीज इज वॉट 300, just like BPSC means. Then general studies 2 we are having, again 300 marks, 3 hours, just like GS BPSC means. So I think that is most likely आपका BPSC मेंस के आप देने जा रहे हो। बस यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, आप इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से ही आप कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो। अनलाइक कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं BPSC मेंस में। यहाँ पर मात्र आपके पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सीट्स के लिए होती है। 138 सीट्स हैं मात्र। एंड आप देखो 14,000 के करीबन बच्चों ने तकरीबन बच्चों ने इसमें अपेयर करा था 20 अगस्त को। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है, इसलिए लिमिटेड आपको मिले हैं। हमारे GS पेपर 1 की जो आपके सिलेबस की है, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर भी आपके पास जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ ग्राफ्स आएंगे, डायग्राम्स आएंगे। तो मोस्ट लाइकली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ BPSC मेंस GS पेपर 1 का, सेम के सेम आपके भी ऑप्शंस, सेम के सेम आपको उसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड अनदर थिंग वी आर हैविंग एट दिस मोमेंट इज कि आपके पास क्या होगा कि ये करंट जो इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल रेलिवेंस के हैं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल सेम है जैसे कि BPSC मेंस में होते हैं। तो आप बस देख लो मेरे इस पेपर को और कैसे लिखते हैं, और जो टिप मैं दूंगा दैट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए हम लोग बैक करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सो हियर वी आर बैक विथ द क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू करते हैं, जल्दी से आते हैं GS1 पर। फिर GS2 के बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देन हम ऑप्शनल्स की बात करेंगे CDPO के लिए भी। फिर उसके बाद आपने हिंदी कैसी प्रिपरेशन करनी है, करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, देन आपने जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कहाँ से करने हैं, बिहार के क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं वगैरह, हम लोग सक्सेसिव वीडियोज में बात करेंगे। जल्दी से यहाँ पर बताते हैं। आप देखिए
यहाँ पर 164 मेरे आ रहे थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अपने पास जो भी आपको क्वेश्चंस आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करनी है कि डायग्राम्स बनानी है आपने। मतलब डायग्राम्स मतलब जो डायग्राम्स दिए रहेंगे जो टेबल के फॉर्म में या फिर आपको चार्ट के फॉर्म्स में देते हैं या फिर किसी भी तरह से या फिर वो आपको वो क्या कहते हैं कि पॉइंट्स वाइज देंगे जो जिसमें कि वो आपको अलग अलग ईयर्स दे सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस दे सकते हो, तो उसको आप क्या करें कि टेबल के फॉर्म इसको कर देते हो। सो ऑब्वियसली दैट वुड बी समथिंग कि आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो। एंड अनदर थिंग इज कि यहाँ पर आप यहाँ पर कही जाती है स्टेप मार्किंग भी होती है, ऑब्वियसली होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि सारे के क्वेश्चंस एग्जैक्ट कहीं ना कहीं सही नहीं हो पाते। स्टेप्स आपके बहुत ज़्यादा सही होंगे लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है कि आप मार्क्स न बिल्कुल आपके सही ना हो, तो उस हिसाब से मार्क्स कट जाते हैं। तो मार्क्स स्टेप मार्किंग होती है, तो आप कोशिश करो कि आप स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा समझा करके लिखने की कोशिश करो, भले ही थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए। और मेरे भी थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गए थे, इस वजह से मैं टाइम मैनेज भी थोड़ा अच्छा से नहीं कर पाया था। खैर, तो ये रही, इस तरह से आपने लिखनी है, फिर वो मार्क्स आपको देते जाएंगे। अब हम आते हैं जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स पर। देखिए करंट अफेयर्स इसमें क्या होते हैं कि इस तरह से आपको जो 3-4 पेजेस 5 पेजेस लगेंगे वो सो लगेंगे। करंट अफेयर्स और हिस्ट्री वाला जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया था आपका सिलेबस, जिसमें कि आपने हिस्ट्री वाला सेक्शन को कवर करनी है। देन उसमें आपने क्या किया कि मॉडर्न आर्ट से मोस्ट लाइकली होते हैं पालाज के आर्ट से, पाल कला से, फिर उसके बाद आपके आते हैं चंपारण सत्याग्रह से। तो ये सब जो होते हैं मोस्ट लाइकली बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसी को आपने क्या करनी है कि बस कंटिन्यू करनी है, ठीक है। देन वी आर हैविंग उसके बाद आप जब इसको लिख लोगे तो 3 से 4 पेजेस में आप जब भी लिखो तो कोशिश करो कि आप टाइम मैनेज करो, क्योंकि मैंने भी पहले बार में क्या कर रहा था कि टाइम मैनेज बिना किए मैंने क्या किया कि क्वेश्चंस बनाने शुरू करे और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पर मैंने ध्यान दिया। और मैथ्स पर देना भी चाहिए क्योंकि आप अंतिम जो समय में होते हैं बहुत ही कम आपके पास वक्त बचेंगे, तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अब मैथ्स में ही उससे शुरुआत करो, दैट इज वो बहुत अच्छी होंगे। तो आप इसको 3 से 4 पेजेस में लिख सकते हो। ज़्यादा उससे क्या लिखोगे, फिर उसके बाद समय नहीं आपको बचेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लिखने होंगे। तो आप समझो कि यहाँ पर ओवरऑल ओवरऑल मैं लिखा था लगभग लगभग 4 से 5 पेजेज में। फिर इसमें आए थे ट्राइबल प्रॉपर्टीज जो हमारे एंशियंट वाले थे उसमें ही। फिर आए थे हमारे चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसमें, तो वो भी मैंने लिखा था। देन आपके पास जो होता है कि फिर उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स में आते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये मोस्ट लाइकली बहुत ही ज़्यादा आपके जो होते हैं मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से कैसे रिलेशंस हैं और किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हो, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और ज़्यादातर आप मुस्लिम जो कंट्रीज है ऑफ द इन द वर्ल्ड उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो इस प्रकार से आपको आप समझ में आ सकते हो कि आप इस तरह से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि कहाँ से ये आपको कवर करने हैं। तो ये आपने देखा इसको, तो ये अब रहेंगे। आपने इसको क्या करना है कि इसको पॉइंट वाइज आप लिखने की कोशिश कर सकते हो। इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने क्या करा कि ज़्यादा मैंने नहीं लिखा इसमें कुछ भी। आप मेरी हैंड राइटिंग देख सकते हो, दैट इज बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी आप देखो इसमें आप थोड़ी बहुत आपने इंट्रो लिख देनी है। देन उसके बाद आपने पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो। जैसे पॉइंट 1 करके ए बी मैंने लिखा, उसी के अगर 2 सब सेक्शंस हैं तो मैंने सब के सब डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करें, पॉजिटिव निगेटिव। देन चैलेंजेस क्या थे, फिर उसके बाद उसके भी 2-2 पॉइंट्स, फिर उस डायमेंशन के 2-2 पॉइंट, उसके बाद उसके चैलेंजेस के साथ आपको सजेशन में दे रहा था। तो सजेशन के बाद आप कंक्लूजन देते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बहुत ही थोड़े से में मैंने कंक्लूजन दिया था। तो अब कंक्लूजन आप हमेशा ही 2 से 3 सेंटेंसेस के ही होते हैं, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद आप देखो फिर उसके बाद नेपाल एंड भूटान के साथ रिलेशंस के आप कोशिश करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा ध्यान देना। श्रीलंका के साथ कैसे हालात है, ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों बुरा है, तो ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर बांग्लादेश के साथ क्यों बुरा है। देन फिर अलग अलग जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, अफगानिस्तान वगैरह,
या मतलब ये सारे अफ़गानिस्तान को नहीं इंक्लूड करते, नेपाल, भूटान वगैरह आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो। तो फिर उसको आप क्या करो कि 2 से 3 लाइन ऊपर आप लिख लेना इंट्रो, देन आपने क्या करनी है कि सारे डायमेंशंस को कवर करनी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन सजेशन, देन कंक्लूजन। अगर ये पूछी जा रही है तो आप सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज लगता है कि लड़का कुछ जानता ही नहीं है, बस एक ही चीज़ को रटा हुआ है, इस तरह से दिमाग में भी आती है। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ को, जहाँ पर पूछी जाए इस तरह की कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, या फिर क्या सजेस्ट करते हो कि भारत जो है अच्छे रिलेशंस बना सकता है अफ़गानिस्तान से या फिर अलग कंट्रीज से। तो ही आप ये सब चीज़ों को लिखोगे कि अच्छी बात ये हो सकती है, बुरी बात ये हो सकती है, तब आप सजेस्ट करोगे ना, फिर उसको कंक्लूजन आप दोगे। तो आप समझ सकते हो कि दैट इज़ व्हाई आपको पॉजिटिव, नेगेटिव उस हालत में आपको करने हैं, और वो सारे डायमेंशंस आप टच करें उस वक़्त में। या फिर आप जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एनालाइज़ या आलोचनात्मक वो एग्ज़ामिन करना होता है, आलोचनात्मक आपने जाँच करनी होती है, आलोचनात्मक विवरण देनी होती है। इस प्रकार से हिंदी में आएँगे तो आप क्या करना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देना, देन उसके बाद सजेशन देना। सजेशन मतलब कि आप उनको एडवाइस दे रहे हो कि क्या की जानी चाहिए, फिर कंक्लूजन पे आते हैं, फिर आप निष्कर्ष पर आते हैं। तो इस प्रकार से आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि इस प्रकार से मैंने सब करा है, पॉइंट वाइज मैंने लिखने की कोशिश करी है, सारे डायमेंशंस को टच करा, 2 से 3 पॉइंट लिखा, उसके बाद मैं छोड़ दिया। फिर ये आप देखो कि उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, लगभग 19 मार्क्स मेरे इसमें आए थे। फिर अगला मैंने जो करा तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन था, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कोऑपरेशन था, उस साल सुषमा स्वराज जी गई थी रियाद, सऊदी अरबिया, तो उससे भी पूछा गया था कि किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और क्या कहते हैं आप, क्या सजेस्ट करते हैं, तो उसको भी मैंने इसी प्रकार से लिखा था। 2-3 लाइन ऊपर ओआईसी के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना होगा, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखता है, आप डायरेक्ट शुरू कर देते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आपको लगता है कि इस लड़के को कुछ नहीं आता है कि इस लड़की को कुछ नहीं आता, या फिर ऐसे भी एक नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है। तो आपने क्या करनी है कि बस लिखनी है अच्छे से, ऊपर 2 से 3 इंट्रो देनी है, फिर मेन बॉडी में आपने क्या करनी है, आपने डायमेंशंस चेंज करने हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, देन सजेशन, देन कंक्लूजन। इस प्रकार से आप करते जा सकते हो। कोशिश करना पॉइंट वाइज, और पॉइंट वाइज के साथ साथ या बुलेट मार्किंग भी आप कर सकते हो, आप प्रैक्टिस में ला सकते हो। ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर करोगे तो समय भी खराब चला जाएगा, और उसके बाद आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इसमें मैंने 19 मार्क्स के करीब लाया था। तो आप देख सकते हो कि मैंने कहीं पर भी डायग्राम वगैरह का यूज नहीं करा, फिर भी अच्छे मार्क्स आए। तो 160 प्लस लाना एक अच्छी मानी जाती है। तो ठीक है, अब तो आप समझ सकते हो कि इसके अलावा भी आप ला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मेरा सेकंड पेपर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो उसको भी आप जब ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। सो दैट इसलिए आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, सो दैट कि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं जिसमें कि मैं आपके साथ अपना ऑप्शनल भी शेयर करूँगा, साथ साथ कैसे लिखते हैं, कहाँ से मैंने पढ़ा था और कहाँ से आप पढ़ना चाहिए आपने, कौन से करंट अफेयर्स के मैगज़ीन्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़नी पड़ती है, या फिर कैसे लिखें, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, मॉक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं।